सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स क्या है? ये एंटीबायोटिक क्लास की एक ड्रग है। मैक्रोलाइड्स के नाम से ही समझ में आ रहा है। माक्रो मतलब कि लार्ज, लाइड्स मतलब लैक्टोन रिंग, मतलब कि इनके स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर में हमें माक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग, एक लार्ज लैक्टोन रिंग दिखाई देगी अटैच्ड विद डीऑक्सी शुगर। अब इनके नेचर की बात करते हैं। दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर, दैट मीन्स ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकेंगे। क्लासिफिकेशन में याद करने का एक ट्रिक है केयर, मतलब कि C फॉर क्लैरिथ्रोमाइसिन, A फॉर एजिथ्रोमाइसिन, R फॉर रॉक्जिथ्रोमाइसिन, E फॉर इरिथ्रोमाइसिन। अब इनमें एक एक्सेप्शन है इरिथ्रोमाइसिन का। इरिथ्रोमाइसिन हमारी एसिड लेबाइल होती है, वेयर एज द अदर 3 आर एसिड स्टेबल। इसका मतलब ये है कि अगर इरिथ्रोमाइसिन को हम ओरली लेंगे तो ये हमारे स्टमक में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगी, और इसका जो असर है, जो हमें मैकेनिज्म देखना है इसका, वो हम नहीं देख पाएंगे, इसका एक्शन हम नहीं देख पाएंगे। और बाकी की जो तीनों ड्रग हैं वो इस एसिड स्टेबल होती है, मतलब अगर हम ओरली ले रहे हैं, हमारे स्टमक में जा रहा है, तो इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए एरिथ्रोमाइसिन का जो मार्केट में अवेलेबल है वो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होते हैं, मतलब कि उनमें एक पॉलीमर की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से ये स्टमक में जाके एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, हमारे इंटेस्टाइन में जाके अपना एक्शन दिखाएंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। These drugs bind to 50S राइबोसोम। 50S 30S राइबोसोम क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। हमने पहले भी देखा था कि राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होती हैं। एक 50S होती है, ऊपर वाली 50S, नीचे वाली 30S होती है। और इनमें जो है बीच में जो होता है इसको बोलते हैं mRNA। यहाँ पे 2 साइट्स होती हैं, A एंड P साइट्स। A साइट को एक्सेप्टर साइट बोलते हैं, P साइट को पॉलीपेप्टाइडल साइट बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइडल डोनर साइट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, एमिनो एसाइड tRNA, दैट मीन्स tRNA आता है और एक एमिनो एसिड हमारे A साइट पे लाके जोड़ देता है। अब ये A साइट से ट्रांसफर होता है P साइट पे, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। बीच में एक एंजाइम होता है जिसको हम ट्रांसफरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफरेज। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलोकेशन के लिए। tRNA एक एमिनो एसिड लाके A साइट को देगा, अब A साइट उसको P साइट पे ट्रांसफर करेगा, जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब A साइट पे ये खाली हो गया है। जब A साइट पे खाली हो जाता है, कोई एमिनो एसिड नहीं रहता, तो tRNA को एक मैसेज जाता है, ये दूसरा एमिनो एसिड भेजता है। फिर ये दूसरा एमिनो एसिड जब आ जाता है, तो जो P साइट पे गया था हमारा इससे पहले एमिनो एसिड, वो वापस से ट्रांसलोकेट हो जाता है इसके ऊपर, और यहाँ पे एक पुराना वाला एमिनो एसिड आ जाएगा, जिसको हम A1 बोल सकते हैं, और इसको A2, मतलब ये जो बाद में आया था। अब ये दोनों वापस से एक साथ ट्रांसलोकेट हो जाएंगे P साइट पे। इसी तरह से जब ये वापस से यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे साइट खाली हो जाएगी, एक और एमिनो एसिड आएगा, और ये चेन आपका चलता रहता है, मतलब कि पेप्टाइड चेन चलता रहता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है। ये इन एरोज से समझिएगा, पहले यहाँ से इस तरफ जा रहा है, फिर P से वापस A आ रहा है, फिर A से वापस P जा रहा है। अब देखिए हमारा ड्रग कैसे काम करता है। यहाँ पे लिखा है These drugs bind to 50S ribosome and block the translocation of peptide chain from A to P site। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो ड्रग है वो कैसे काम करती है। हमारी ड्रग जो है ट्रांसफरेज एंजाइम को रोक देगी, जिसके वजह से क्या होता है, ये जो ट्रांसलोकेशन हो रहा था A से P साइट में वो नहीं हो पाता है।
समझ में आया? मतलब कि या तो इस एंजाइम के पास जाके ए साइट पे कैप्चर हो जाएगी, ए साइट को कैप्चर कर लेगी। जब ए साइट नहीं खाली होगा तो एमिनो एसिड आके अटैच नहीं हो पाता और ये ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। मतलब कि नाम से आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है मैप। मैप मतलब M फॉर मैक्रोलाइड्स, A फॉर ए साइट, P फॉर पॉलीपेप्टाइडल डोनर साइट। इसका मतलब ये है कि मैक्रोलाइड्स हमारे ट्रांसलोकेशन को रोकते हैं फ्रॉम A टू P साइट। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। इट इज वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो गुड। डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका अच्छा है, लेकिन ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो हम अपनी ये दवा नहीं दे सकते हैं। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस क्यों होता है? रेजिस्टेंस तब होता है जब इसका जो टारगेट साइट होता है, एंटीबायोटिक हमारा जहाँ पे काम करना है, इसको जो टारगेट इसका है, अगर हमारा जो बैक्टीरिया है कुछ भी करके कुछ म्यूटेशन कर दे उस टारगेट साइट पे, उस टारगेट साइट का स्ट्रक्चर चेंज कर दे, जिसके वजह से हमारी ड्रग जाके उस पर बाइंड ना हो पाए, तो इस तरह से हमारा बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कॉज करता है। दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा है रेजिस्टेंस डेवलप बाय अल्टरिंग सेल वॉल परमेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारी मेडिसिन को अंदर अपने घुसने ही ना दे, इन्फ्लक्स ही ना होने दे, पेनिट्रेशन ही ना होने दे हमारी ड्रग का। तो जिसकी वजह से अगर ड्रग अंदर नहीं जा पाएगी बैक्टीरिया के तो अपना असर नहीं दिखा पाएगी। इंटरैक्शन की बात करें, एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट्स साइटोक्रोम P450 and causes accumulation of थियोफैलिन, वॉरफेरिन एंड टर्फेनाडिन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एरिथ्रोमाइसिन इस क्लास की ड्रग है, यहाँ पे हमने देखा है ये जो है साइटोक्रोम P450 एंजाइम को जाके रोक देता है। ये एंजाइम क्या था? ये एंजाइम हमारा मेटाबॉलिज्म करा रहा था बहुत सारी ड्रग्स का। तो अगर ये एंजाइम ही रुक जाएगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। कौन कौन सी ड्रग्स का नहीं हो रहा है? इन तीनों ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा अगर हम एरिथ्रोमाइसिन को साथ में देते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ऐसे पेशेंट जिनको लीवर डिसीज है, हेपेटिक फेलियर है, उसमें हम ये ड्रग अपना नहीं देते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में जीआई अपसेट आ जाएगा, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगे, और इसमें साथ में लीवर में भी इन्फेक्शन होता है, तो जिसके वजह से बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में दे रहे हैं तो ओटोटॉक्सिसिटी होगी। इसका मतलब कि ईयर में सुनाई देने में प्रॉब्लम होगी, ईयर टॉक्सिसिटी होगी। टॉर्सेट डी पॉइंट्स, दैट मीन्स वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये वाली ड्रग हमारी कुछ ना कुछ असर हमारे हार्ट पे भी लाती है, तो इसको बहुत ध्यान से लेना है हार्ट के पेशेंट्स को। यूज़ की बात करें, निमोनिया मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कोई इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन है, वूपिंग कफ है। वूपिंग कफ मतलब ऐसे खांसी जिसमें वूप के जैसे की आवाज़ आती है, वूप जैसे आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं वूपिंग कफ। कैंक्रोइड, कैंक्रोइड क्या होता है? कैंक्रोइड एक तरह का सोर होता है, छाले जैसा होता है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की वजह से होता है। स्किन इन्फेक्शन। अब बात करते हैं एरिथ्रोमाइसिन की। एरिथ्रोमाइसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है इस मैक्रोलाइड्स कैटेगरी की। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, ये इसका सोर्स हो गया। ये हमारी क्या होती हैं? कंसंट्रेशन डिपेंडेंट इनका नेचर होता है। लो कंसंट्रेशन है, बैक्टीरियोस्टैटिक, अगर हम डोज ज़्यादा ले रहे हैं तो इनका इफेक्ट बैक्टीरिसाइडल हो जाएगा। दीज आर वेल एब्जॉर्ब बाय ओरल रूट। ओरल रूट से अच्छा एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अगर हम इसको एंटेरिक कोटेड फॉर्म में दें तो इसका असर अच्छे से होगा। एक्सक्रीटेड बाय बाइल, इसका एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू नहीं बाइल के थ्रू होगा।
एरिथ्रोमाइसिन के लिए जो इम्पोर्टेंट बात ये है, इट इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन। अगर पेनिसिलिन हमारा काम नहीं कर रहा है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो गया है, तब हम अपनी ये दवा देते हैं तो असर आता है। एंड ये वाला जो हमने पढ़ा था एरिथ्रोमाइसिन के बारे में, इट इज़ एसिड लबाइल while other are acid stable, so these are given enteric coated form। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो मैक्रोलाइड्स कैटेगरी का जो इंफॉर्मेशन आपको 6 सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी 6 सेमेस्टर के लिए नीड है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरमफेनिकॉल का, उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। थैंक यू।